आज का सेशन में हम लोग ये देखने वाले हैं कि कंप्यूटर का जो हार्डवेयर वाला पोर्शन होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर में हम लोगों ने कल के सेशन में इसको पूरा एक ओवरव्यू के तौर पे देखा था। अब हम लोग एक एक कंपोनेंट को पकड़ के चलते हैं, जिसको हम लोग कंप्यूटर पेरिफेरल के नाम से देखेंगे, और एक एक कंपोनेंट में थोड़ा थोड़ा स्टडी करते हैं। कुछ का तो आपने यूनिट 1 में भी स्टडी किया होगा। तो सबसे पहला जो पोर्शन हम लोग देखना है वो ये है। आप लोग सबसे पहला जो ऊपर का पोर्शन देख रहे होंगे, ये पोर्शन क्या कहलाता है, कोई बता सकता है क्या? SMPS, हाँ, पावर एसएमपीएस सप्लाई। या इसको आम भाषा में पीएसयू भी कहते हैं। ठीक है, ये पीएसयू बेसिकली कहलाता है, इसका फुल फॉर्म है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नहीं होता। जनरली पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के नाम से फेमस है। ये है पावर सप्लाई यूनिट। ठीक, पावर सप्लाई यूनिट क्या करता है? पावर सप्लाई यूनिट पावर सप्लाई करता होगा। पावर सप्लाई के अलावा आपको पता है कि ये बेसिकली कन्वर्ट करने में मदद करता है। क्या कन्वर्ट करता है? बेसिकली 220 230 वोल्ट जो पावर सप्लाई आता है एसी, उसको जो, क्योंकि बाकी सारे यूनिट जो छोटे छोटे यूनिट है उनको इतनी उस पावर सप्लाई की जरूरत नहीं है, उसको छोटे वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है विद डीसी करंट। ठीक है, तो पावर सप्लाई यूनिट का मेन फंक्शन ये रहता है। आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि इसके बहुत सारे केबल्स निकले रहते हैं, उस केबल को अलग अलग जगहों पे अलग अलग उसमें लगाए जाते हैं। तो ये पूरा पावर सप्लाई का था, जिसमें बहुत सारे केबल ऐसे निकले रहते हैं। आप लोग अगर देखें तो यहाँ पूरा गुच्छा बना हुआ केबल है। अगर आपको ध्यान होगा तो यहाँ 24 पिन का मदरबोर्ड में लगता है। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 4 पिन का जो केबल है वो भी लगता है, जो प्रोसेसर को पावर सप्लाई देता है। यहाँ पे एक केबल इस वाले फैन, एक्सटर्नल जो फैन है उसको भी दिया जाता है। इंटरनल जो फैन है वो तो मदरबोर्ड से ही ले लेता है, लेकिन एक्सटर्नल फैन के लिए डायरेक्ट केबल जाता है। उसके बाद एक पावर केबल हार्ड डिस्क के लिए जाता है, एक यहाँ पे सीडी रोम वगैरह के लिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे आते हैं और अब हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं। ये आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बिल्कुल सही कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि ये जो है वो है आपका हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, और हार्ड ड्राइव के बारे में हम लोगों ने पहले भी बहुत बात कर चुकी है फर्स्ट यूनिट में, फिर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसको हम लोग एचडी भी बोलते हैं या एचडीडी भी बोलते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव बोल सकते हैं, या हार्ड डिस्क ड्राइव भी बोल सकते हैं, एचडीडी। ठीक, ये क्या होता है बेसिकली? आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे देख पा रहे होंगे, तो ये इसका बाहरी स्ट्रक्चर है, जो कल हम लोगों ने ऐसे भी देखा था रखते हुए, और ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होते हैं? ये एक मेमोरी होते हैं, उम्मीदता ये एक मेमोरी होते हैं, बिल्कुल सही। ये मेमोरी होते हैं और ये एक मेन मेमोरी होते हैं। आपको मालूम है कंप्यूटर में आप बोल सकते हैं कि ये एक बड़ा मेमोरी सेगमेंट है जिसमें बहुत ज्यादा चीजें स्टोर होती हैं, और छोटे सेगमेंट जहां पे टेम्पररीली स्टोर्ड होता है वो रैम होता है। तो यहाँ पे इस मेमोरी में कोई डेटा स्टोर होता है, तो वो कैसा डेटा स्टोर होता है, कैसे होता है? परमानेंटली डेटा स्टोर होता है। जब तक आप उसको डिलीट नहीं करते तब तक वो डिलीट नहीं होता, वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है आपकी कंप्यूटर मेमोरी में। ठीक, ओके। इस हार्ड ड्राइव को अगर और ओपन करके देखें तो आपको ये पता है कि देखिए यहाँ पे आपको ऐसे अलग अलग प्लेट्स दिख रहे होंगे, इनको कहते हैं प्लेटर। ठीक है, तो ये प्लेटर होते हैं, अलग अलग प्लेटर होते हैं जिसमें डेटा स्टोर होते हैं। इसमें ये गोल गोल घूमते हैं, किसके मदद से? ये होता है स्पिंडल, स्पिंडल की मदद से गोल गोल घूमता है। यहाँ पे एक आर्म आता है जिसको बोलते हैं रीड राइट एक्चुएटर आर्म। ठीक है, और यहाँ जो लास्ट इधर वाले पोर्शन में होता है वो होता है रीड राइट हेड, जो बेसिकली अगर आप देखें तो रीड राइट हेड ही कहीं कहीं से डेटा उठाता है, कहीं जहां जहां भी पड़े होते हैं डेटा वहां वहां उठाता है, और ये एक्चुएटर आर्म इसको इधर उधर लेके जाता है। ठीक है, तो रीड राइट हेड डेटा को पिकअप करने की मदद करता है, और ये एक्चुएटर आर्म उसको इधर उधर घुमाने लेके जाने में मदद करता है। ये स्पिंडल क्या करता है? गोल गोल घुमाने में मदद करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका रीड राइट ये जो क्या बोलते हैं सेगमेंट है हार्ड डिस्क ड्राइव का, बाहर से जो दिखता है। अब मुद्दे की बात यह है कि ये तो ठीक है, इसके बारे में तो आप लोगों ने पहले भी स्टडी कर रखा है, लेकिन अब इसको कनेक्ट कैसे करें? तो आपका जो मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड से हार्ड डिस्क ड्राइव कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ दो तीन टाइप के केबल के साथ। ठीक है, तो दो तीन टाइप का केबल, किस प्रकार का केबल होता है? एक तो पहले हम लोग देखते हैं
एक टाइप का केबल होता है साटा केबल, ठीक। साटा केबल, या इसका एक और केबल होता है जिसका नाम है SCSI केबल, ठीक। तो आपको मैंने कल जैसे वीडियो दिखाया था उसमें सेटा केबल्स को ही दिखाया था। सेटा केबल्स, ये ब्लू कलर का जो केबल है ये केबल होते हैं सेटा केबल, और ये है SCSI केबल। तो सेटा के बारे में तो आप लोग थोड़ा मोड़ा जानते हो, मैं आपको पहले SCSI केबल के बारे में बताता हूँ। जो पोर्ट यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ठीक। बेसिकली SCSI जो केबल होते हैं वो होते हैं स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, ठीक। बेसिकली ये क्या होते हैं, ये एक पैरेलल इंटरफेस स्टैंडर्ड है, ठीक है। सेटा केबल मतलब क्या होता है, सीरियल डेटा ट्रांसमिट होता है। यहाँ पे ये पैरेलल इंटरफेस स्टैंडर्ड होता है। ये जनरली क्यों यूज किया जाता है, कुछ कुछ ऐसे कंपोनेंट पेरिफेरल्स को अटैच करने के लिए, जैसे प्रिंटर हो गए, ठीक है, कोई डिस्क ड्राइव हो गया या कोई स्कैनर हो गया, कुछ भी ऐसे पेरिफेरल बाहरी कोई चीज है जिसको कंप्यूटर के साथ अटैच करना है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। जनरली सारे प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम इसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन आजकल जब से USB का पोर्ट आ चुका है उसके बाद से ये सारे चीज यूज होना बंद हो गए हैं कंप्यूटर के लिए। अदर डिवाइसेस में अभी भी यूज होते हैं, बट जैसे प्रिंटर के एक छोर में अपना यूज हो सकता है, बट इधर कंप्यूटर में आजकल USB से ही सब काम चल जाता है। तो ये केबल SCSI से हो सकता है हार्ड डिस्क ड्राइव, बट हम लोग जो जनरली यूज होता है वो है आपका सेटा केबल सी। अब देखिए बेसिकली सेटा दो प्रकार का होता है। अगर आप देखें एक सेटा केबल हो गया और एक हो गया ई सेटा केबल। ई सेटा केबल का मतलब ये होता है, पहले तो आपको मैं बता देता हूँ सेटा का फुल फॉर्म क्या होता है, जिनको अभी केबल नहीं पढ़े होंगे। सेटा का फुल फॉर्म होता है सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ठीक है। तो इसका पहले तो ये याद रखिएगा कि इसमें डेटा ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, सीरियल तरीके से हो रहा है, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ये आपको मैं बता दूं कि सेटा केबल्स मोर फास्टर होते हैं यूएसबी केबल से, इसलिए हार्ड डिस्क ड्राइव वगैरह को जब हम लोग मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करते हैं तो हम लोगों को ऐसा केबल की जरूरत है जो बहुत ज्यादा रेट में डेटा ट्रांसफर कर सके, इसलिए सेटा केबल्स का इस्तेमाल होता है। लेकिन कई बार आप देखे होंगे कि कंप्यूटर के अंदर में एक हार्ड डिस्क ड्राइव लगा रहता है, जो मैंने आपको पहले दिखाया। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि हमारी जो इंटरनल हार्ड डिस्क ड्राइव है वो भी हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, मेरे को और हार्ड डिस्क की जरूरत है। तो मैं मार्केट से भी खरीद के ला सकता हूँ, 1 टेराबाइट का हार्ड डिस्क खरीद के ला सकता हूँ। अलग अलग रेट में मिलते हैं, लगभग 3 से 4 हजार के करीब में 1 टेराबाइट का आपका हार्ड डिस्क मिल जाता है। तो ये बेसिकली अब इसको कनेक्ट करना है, तो जब बाहरी जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है उसको अगर हम लोगों को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना रहता है, उसको कनेक्ट करने के लिए ई सेटा केबल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो सेटा केबल ही है, लेकिन जब इंटरनल हार्ड ड्राइव को यूज करेंगे तो सेटा केबल बन जाएगा, और ई मतलब होता है एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को जब कनेक्ट करना होता है हम लोगों को कंप्यूटर से, तो हम लोग ई सेटा केबल यूज करते हैं, ठीक है। ओके, तो आप लोगों को उम्मीद है कि SCSI केबल के बारे में थोड़ा सा नॉलेज आया होगा कि SCSI केबल क्या है। स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, ये पैरेलल इंटरफेस करने के लिए काम आता है, कुछ कुछ डिवाइसेस को कनेक्ट करने में आता है, और ऑलमोस्ट सारे ऑपरेटिंग सिस्टम इसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब मुद्दे की बात यह है कि आपको ई सेटा केबल्स के बारे में थोड़ा सा पता चला, SCSI के बारे में पता चला, सेटा केबल्स के बारे में पता चला, हार्ड डिस्क दिखता कैसा है और अंदर में उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये पांचों चीज के बारे में पता चला। अब आपके दिमाग में ये भी आता होगा कि इसमें डेटा स्टोर कैसे होता है। आपको तो ये पता है कि ये ऐसे 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 तीन ऐसे चार प्लेटर होते हैं जिसमें ऐसे रीड राइट हेड होते हैं, और जब आपको डेटा होता है, अच्छा कोई मेरे को ये बता सकता है क्या कि हार्ड डिस्क में डेटा सीक्वेंशियली एक्सेस होता है या रैंडमली एक्सेस होता है? डेटा रैंडमली। अगर डेटा, देखिए डेटा एक्सेस करना है कहीं किसी मेमोरी से तो दो तरीके से होता है, एक होता है सीक्वेंशियली और एक होता है रैंडम तरीके से।
आप लोगों का क्या विचार है इसमें? आगे बढ़ते हैं और हम लोग ये देखते हैं कि आप लोग यहाँ से डेटा को अलग अलग प्लेट्स में थे, उनसे डेटा को किया जाता है। अच्छा, ये अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे तो यहाँ पे एक डिस्क कंट्रोलर भी लगा होता है जो आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। हार्ड ड्राइव में डिस्क कंट्रोलर पीछे लगा होता है। बेसिकली यही डिसाइड करता है, एक्चुएटर को यही बोलता है कि किधर मुड़ना है, किधर जाना है। ठीक है, तो डिस्क कंट्रोलर को कहाँ से जानकारी मिलती है? बेसिकली जब उसके पास इंस्ट्रक्शन आता है कि डेटा को हमको भेजना है वहां पे स्टोर करने के लिए या डेटा को एक्सेस करने के लिए भेजना है, इसके पास इंस्ट्रक्शन पहले आता है, ये उसको इंटरप्रेट करता है और उसके बाद फिर एक्चुएटर आर्म को बोलता है कि भैया आप इतने डिग्री मूव हो जाओ या फिर यहाँ पे मूव करो और यहाँ पे डेटा फेच करो। ठीक है, बेसिकली इस पूरे प्रोसेस में होता क्या है कि जब कभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो पूरे सॉफ्टवेयर की जान है, जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको कभी भी अगर कोई इंफॉर्मेशन को रीड करना है या इंफॉर्मेशन को राइट करना है, राइट का मतलब जब डेटा अपन डालते हैं तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को जब इंफॉर्मेशन को रीड करना हो या राइट करना हो तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो हार्ड ड्राइव का एक टेबल है उसको चेक करता है। उस टेबल का नाम है फैट। ठीक है, इसको बोलते हैं फाइल एलोकेशन टेबल। मतलब कोई भी फाइल यहाँ पे एलोकेट हो रही है वो एक टेबल में जाके उसका समरी बनते जा रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को कभी भी कोई डेटा रीड करना होता है या राइट करना होता है तो सबसे पहले वो हार्ड ड्राइव के फाइल एलोकेशन टेबल को एग्जामिन करता है और उसके बाद वो डिटरमाइन करता है कि कहाँ से डेटा लेना है या कौन से लोकेशन में डेटा को डालना है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि हार्ड ड्राइव में जो डेटा जाता है वो मैग्नेटिकली उसमें डेटा स्टोर होते हैं। ठीक है, मैग्नेटिकली। तो मैग्नेटिकली कैसे स्टोर होता है? आपको पता होगा कि मैग्नेट दो पोलैरिटी पे काम करता है, एक नॉर्थ और एक साउथ पोलैरिटी पे। ठीक है, क्या लोगों को ऐसा दिमाग आया कि क्या हम इस पोलैरिटी को 1 और 0 दे सकते हैं क्या? तो बेसिकली इसमें जो हार्ड ड्राइव में डेटा स्टोर होता है वो मैग्नेटिकली पोलैरिटी के बेसिस पे स्टोर होता है और जब उसको फेच किया जाता है तो उसी से लिया जाता है कि ये मान लीजिए ये इस दिशा में है, ये इस दिशा में है। तो ये मैग्नेटिक जो डायपोल्स होते हैं, पोल्स होते हैं, इनको इनके बेसिस पे ये देखता है कि यहाँ पे 1 स्टोर है या फिर यहाँ पे 0 स्टोर है। तो हार्ड डिस्क के बारे में लगभग आपको इतना चीजें देखनी थी, ये जाननी थी। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट अपने उसमें आते हैं और नेक्स्ट स्लॉट देखते हैं। ये जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये स्लॉट है रैम का स्लॉट। ठीक है, मतलब अगर हम लोगों को जो मेमोरी है उसको हम लोगों को किसी स्लॉट में डालना है तो वो स्लॉट रैम स्लॉट कहलाता है। ठीक, रैम आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे और हालांकि फर्स्ट यूनिट में भी हम लोग रैम के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़े हैं। रैम के बारे में आप क्या जानते होंगे कि रैम एक मेन मेमोरी है या प्राइमरी मेमोरी है, जिसको कहते हैं मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, इसमें ये क्या होता है बेसिकली, इस मेमोरी में जो इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग स्टोर करते हैं और क्विकली एक्सेस करते हैं कोई भी रैंडम लोकेशन से। इसका नाम ही है रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब ये रैंडमली एक्सेस हो सकता है इसमें। ठीक, दूसरी बात, इसको मैंने आपको ये भी बताया था कि ये वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल कहने का मतलब क्या था कि जब तक पावर है तब तक ये डेटा स्टोर करेगा, जैसे ही पावर गया डेटा गया। इसके पास दिमाग नाम का मतलब वैसा नाम का कोई चीज नहीं है, बस पावर जब तक रहता है तब तक वो स्टोर करते रहता है, उसके बाद फिर वो गायब हो जाता है। ठीक, अच्छी बात है। अब होता क्या है कि कंप्यूटर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे आपका कंप्यूटर के अंदर में ऑपरेटिंग सिस्टम डला रहता है, जैसे विंडोज है, लाइनक्स है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं बेसिकली, ये अपना कुछ पार्ट, ठीक है, कुछ पार्ट रैम के अंदर स्टोर हो जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर बेसिकली जब होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ पार्ट को मेन यहाँ रैम में डाल देता है। कुछ ड्राइवर्स होते हैं, ड्राइवर्स को रैम में डाल देता है, लोड कर देता है, जिससे क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन जब सीपीयू प्रोसेसर को जब कोई भी इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करना है, सीपीयू को क्या मिला, सीपीयू के पास एक इंस्ट्रक्शन आया कि भैया ये चीज परफॉर्म करो, तो वो सबसे पहले रैम में जाता है और डेटा को वो करता है। तो रैम के पास
क्या होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम होने चाहिए, ठीक है। तो जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले जो पोर्शन होता है वो रैम में जाके स्टोर होता है और फिर वहां से जल्दी जल्दी वो चीजों को प्रोसेस करता है, तुरंत तुरंत डेटा, ठीक है। अब मुद्दे की बात ये है कि रैम तो आप लोगों का वर्किंग आप लोग ऑलमोस्ट यूनिट 1 में और देख लिए होंगे, ये सब तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे। हार्डवेयर के दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखें तो रैम बेसिकली बहुत सारे प्रकार के रैम होते हैं, ठीक। रैम में अगर आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो आप डिम, अगर आप देखें तो डिम करके भी एक रैम होता है जिसको बोलते हैं डुअल इन लाइन, ठीक है, मेमोरी। डुअल इन लाइन मेमोरी जो होता है वो आपका मेमोरी मॉड्यूल बोल सकते हैं, फुल फॉर्म डुअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, ये है डिम का फुल फॉर्म। ये बेसिकली ऐसा होता है, देखिए एक डिम है और एक सिम भी है, इसको बोलते हैं सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। बेसिकली डुअल इनलाइन का मतलब होता है दोनों साइड उसकी वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो कंपोनेंट्स होते हैं, और सिंगल इनलाइन मतलब एक ही तरफ उसके कंपोनेंट होते हैं, जो ये कंपोनेंट होंगे वो एक ही तरफ होंगे। बेसिकली इसमें क्या है, अब डुअल इनलाइन है तो इसमें जो बिट होते हैं डेटा पाथ के, जो डेटा इधर से उधर ट्रांसमिट होते हैं वो डेटा किसी पाथ से होते होंगे, तो जो डेटा पाथ है वो 32 बिट, इसका जो 64 बिट का होता है, मतलब 64 बिट डेटा एक साथ भेजाया जा सकता है, और यहाँ पे होता है 32 बिट डेटा पाथ, ठीक है। तो सिंगल इन लाइन में जस्ट आधा होता है, 32 बिट डेटा पाथ होता है, और डिम मतलब 64 बिट, कुछ नहीं है। अभी मैं पढ़ा के आ रहा हूँ, रैम पढ़ा रहा हूँ, रैम का हार्डवेयर आपको पढ़ा रहा हूँ। रैम के हार्डवेयर में आपको दो प्रकार का भी मिलेगा, डिम एक प्रकार का रैम होता है और एक प्रकार का सिम होता है। सिम मतलब सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, डिम का मतलब डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। ये दोनों में अंतर है, बिट के रिस्पेक्ट में देख लीजिए। अच्छा, इसी के बाद अगर आप देखें डिम का एक और वर्जन आया जिसको बोलते हैं एस ओ डिम, ठीक है। ये एस ओ डिम बेसिकली क्या है, इसका एस ओ का मतलब होता है स्मॉल आउटलाइन, जो आप लोग शायद यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये वाला जो सेगमेंट है इसको बोलते हैं सो डिम, एस ओ डिम। ये कहाँ पे लगता है, इसमें क्या है ना, इसमें 72 पिंस होते हैं, ठीक है, 72 पिंस होते हैं, और ये जनरली लैपटॉप में इस्तेमाल होता है। लैपटॉप में अलग से मेमोरी स्लॉट ना होके, मतलब ये जो रैम के लिए जो स्लॉट्स में लगते हैं वो ये लगता है क्योंकि ये छोटे होते हैं, नाम में ही स्मॉल आउटलाइन है। बेसिकली ये जितना जगह घेरते हैं उससे कम जगह ये घेरते हैं, तो इस ये भी डिम है, बेसिकली डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल ही है, लेकिन ये स्मॉल आउटलाइन है। तो ये लैपटॉप्स वगैरह के लिए एस ओ डिम यूज होता है, ठीक। उसके बाद हम लोग आते हैं आगे और हम लोग देखते हैं एक और टाइप का रैम होता है जिसको बोलते हैं एस डी रैम, ठीक। ये सब बताने का उद्देश्य ये है कि कल के डेट पे अगर आपको कोई रैम के बारे में पूछता है कि यार बताओ कि डिम क्या होता है, सिम क्या होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भैया डिम क्या होता है, सिम क्या होता है, एसओ डिम क्या होता है, एस डी रैम क्या होता है। एस डी रैम का फुल फॉर्म होता है सिंक्रोनस डी रैम, ठीक। तो सिंक्रोनस डायनेमिक रैम इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए क्या होता है बेसिकली, कई बार हम लोगों को ऐसा होता है कि आपको ये पता है कि अंदर में एक क्लॉक होता है, अंदर का जो क्लॉक है वो पूरे मदरबोर्ड के सारे कंपोनेंट को सिंक्रोनस वे में काम करने में मदद करता है, मतलब हर कोई एक टाइम पे काम करे, इसके लिए एक क्लॉक होता है सीमॉस, जो हम लोग पढ़ेंगे आगे। लेकिन अगर हम लोगों को ऐसा चाहिए कि एक ऐसा मेमोरी जो और तेज काम करे, उनसे भी अलग काम करे, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बाहर से क्लॉक लगाते हैं, ठीक। बाहर से क्लॉक लगाते हैं, एक्सटर्नली क्लॉक लगाते हैं इस रैम में, डी रैम में ही, और उसको बोलते हैं सिंक्रोनस डी रैम। इससे क्या होता है कि जब कभी भी आपको फास्टर ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है तो हम लोग एस डी रैम लगाते हैं ताकि बाहर से क्लॉक सिग्नल प्रोवाइड कर सके और वो जो अंदर का जो क्लॉक है उससे भी तेज काम कर सके, तो दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनस डी रैम। इसी में हम लोगों को दिमाग में आया कि और हम लोग इसका स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं, तो एक नया वर्जन आया जिसको बोलते हैं डी डी आर एस डी रैम, ठीक है। तो ये भी याद रखना, डीडीआर मेमोरी बोलते हैं, उसका मतलब होता है, डीडीआर का मतलब होता है डबल डेटा रेट, डबल डेटा रेट
फिर एसडी रैम का मतलब तो आप जानते ही हैं, सिंक्रोनस डी रैम। देखिए इसका मतलब क्या है कि जब कभी भी जब हम लोगों को रैम से हायर ट्रांसफर रेट चाहिए बहुत ज्यादा, तो हम लोग क्या करते हैं, बाहर से तो हम लोग क्लॉक लगाएंगे ही, लेकिन उसमें इतना टाइमिंग अपन तेज कर देते हैं जिससे वो और तेज हो सके, तो दैट इज कॉल्ड डीडी रैम। तो आप लोगों को मैंने अभी तक रैम के बारे में 5 चीजें बताई हैं। अगर ध्यान होगा तो आप लोगों को ये रैम का क्वेश्चन कभी भी आता है, अगर आप ये सब टर्म लिखते हैं तो आपका कोई भी चेकर नंबर काटने में असमर्थ होगा। एक होता है डिम, समझा दीजिए, भले एक एक लाइन में समझा दीजिए लेकिन आपको टेक्निकल टर्म पता होना चाहिए। सिम क्या होता है, ठीक, आपका एस ओ डिम क्या होता है, आपको एस डी रैम क्या होता है, एस डी आर, और डी डी आपका जो आर है, फिर आप इसको एस डी आर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप पांचों चीज अगर आप बता देते हैं रैम के बारे में तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग है, क्योंकि ये हार्डवेयर में इतने प्रकार के आते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं अगला हमारा कंपोनेंट जो है हमारा प्रोसेसर। प्रोसेसर आप जानते होंगे कि प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेसर होता है हमारा ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। प्रोसेसर बेसिकली देखिए, अगर आप देखें तो जैसे कल एक स्टूडेंट भी बोल रहा था माइक्रो प्रोसेसर, तो देखिए माइक्रो प्रोसेसर ये बेसिकली प्रोसेसर ही है, माइक्रो लेवल पे है तो माइक्रो प्रोसेसर इसको कह सकते हैं। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर के अलग अलग वर्जन होते हैं, ठीक है। जैसे माइक्रो प्रोसेसर को अगर आप देखें तो म्यूपी इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं माइक्रो प्रोसेसर को, ये 8085 होता है, 8086 होता है, ये सब प्रोसेसर्स होते हैं अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर, जो डेटा के बेसिस पे क्लासिफाई होते हैं। मतलब इसमें 8 बिट का जो डेटा होता है, मतलब जो डेटा का पाथ होता है ना, डेटा एक साथ ट्रांसमिट करने वाला, तो 8 बिट का होता है, मतलब 8 वायर्स होंगे एक साथ, एक एक बिट एक एक बिट एक एक वायर में जाएगा। इसमें 16 बिट का होता है डेटा पाथ, तो 16 ऐसा क्लासिफाई होता है। इसी से एक आया था माइक्रो कंट्रोलर जिसको एमयूसी कहते हैं, ये कंट्रोलर होता है बेसिकली। इसके अंदर में माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में अंतर ये होता है, इसका नाम है 8051, ठीक है। हालांकि ये सब आपको याद नहीं रखना है, ये सब मैं सिर्फ आपको एडिशनल चीज बता रहा हूँ। माइक्रो प्रोसेसर और कंट्रोलर में अंतर यही होता है कि माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसा प्रोसेसर होता है जिसको मेमोरी बाहर से लगानी पड़ती है, सब चीज बाहर से लगानी पड़ती है इसको, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर के अंदर में ही एक छोटा सा मेमोरी सेगमेंट भी दिया रहता है। तो दोनों में अंतर क्या है कि इसमें मेमोरी बाहर से लगानी पड़ती है प्रोसेसर में, माइक्रो प्रोसेसर में, और माइक्रो कंट्रोलर अगर कहीं लगा हुआ है तो उसके अंदर में मेमोरी लगा होगा, ठीक। अब अगर हम लोग आगे मेरे क्वेश्चन, हाँ बोल, इसी में अगर हम लोग कोर प्रोसेसर्स में जाएं, ठीक है, अगर हम लोग प्रोसेसर के अलग अलग प्रकार होते हैं, अगर आप देखोगे टाइप्स ऑफ प्रोसेसर अगर आप गूगल पे लिखते हो तो आपको आएंगे कि बहुत सारे प्रकार होते हैं। उसमें एक होता है सिंगल कोर प्रोसेसर। बेसिकली प्रोसेसर एक ही होता है, प्रोसेसर आपका एक होता है, लेकिन होते क्या है कि अगर हम लोग इस प्रोसेसर को एक टास्क दे दिए, ठीक है, और पूरा का पूरा जो प्रोसेसर, पूरा का जो पूरा प्रोसेसर है वो अगर एक टास्क को परफॉर्म करने में यूज हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड सिंगल कोर प्रोसेसर। मतलब एक कोर है प्रोसेसर तो एक ही है, लेकिन पूरा का पूरा प्रोसेसर अगर एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए लग गया है, देन दैट इज कॉल्ड सिंगल कोर प्रोसेसर। इसी के आगे में एक प्रोसेसर आया जिसका नाम है डुअल कोर प्रोसेसर। इसमें ये दिमाग लगाया गया कि क्यों ना हमारे पास टास्क तो बहुत सारे होते हैं, कई बार हम लोगों को बहुत सारे एप्लीकेशन एक साथ चलाने होते हैं, तो क्यों ना मैं इस प्रोसेसर के को थोड़ा सा क्लासिफाई कर दूं, प्रोसेसर को क्लासिफाई कर दूं कि भैया उतना ही प्रोसेसर है, लेकिन ये जो छोटा वाला पोर्शन है ये एक टास्क को परफॉर्म करेगा। तब तक ये बेचारा खाली बैठा था, तो अगर मैं एक ही टाइम पे दूसरा टास्क आ गया तो इसको दे दिया जाए, तो ये डुअल कोर हो गया। फिर आपका इसी के बाद आया क्वाड कोर प्रोसेसर। क्वाड का मतलब होता है 4। तो फिर थोड़ा सा और एक्सटेंशन किया गया कि प्रोसेसर को अंदरूनी इंटरनल 4 भाग में बांटा जाए, कि अगर एक टास्क आएगा तो ये करेगा, फिर ये करेगा, ये ऐसे करके। तो थोड़ा सा हमारा जो स्पीड है वो बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि हम 3-4 एप्लीकेशन मल्टीटास्किंग हम लोग परफॉर्म कर पाए, मतलब एक से अधिक जब टास्क होते हैं तो उसको हम लोग अलग अलग कोर को कर देते हैं। मतलब ये एक छोटा कोर बन गया तो क्वाड कोर हो गया। इसी में अभी आता है ऑक्टा कोर प्रोसेसर। ऑक्टा कोर आप लोग इसके पहले हेक्सा कोर भी आया। हेक्सा कोर में 6 प्रोसेसर थे, ऑक्टा कोर में 8 प्रोसेसर हुए, और डेका प्रोसेसर आ रहा है। डेका प्रोसेसर मतलब 10 प्रोसेसर आ रहे हैं। तो
ऐसे ये प्रोसेसर्स हैं जो टास्किंग के हिसाब से अपना वो इंटरनल क्लासिफाई किए हुए हैं कि भैया ये एक टास्क आएगा तो ये परफॉर्म करेगा, एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद जो दूसरा टास्क आएगा उसको ये परफॉर्म करेगा, तो ऐसे इसमें बटे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीपीयू को देखते हैं। सीपीयू को आप जानते होंगे कि पूरे कंप्यूटर की जो ब्रेन है वो यही है। इसी को हम लोग माइक्रो प्रोसेसर्स भी कह सकते हैं, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर के अलग अलग वर्जन होते हैं, लेकिन आप इसको कह सकते हो क्योंकि ये माइक्रो लेवल पे प्रोसेसर है। ये इसकी क्या जिम्मेदारी है? इसकी जिम्मेदारी यही है कि इसको जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाए उसको वो चाहे वो हार्डवेयर से आए या किसी सॉफ्टवेयर से आए, उसको जो इंस्ट्रक्शन मिलेगा उसको वो परफॉर्म करेगा, उसको प्रोसेस करेगा। आपको ये पता है कि प्रोसेसर को एक कहाँ रखा जाता है? एक उसका खांचा होता है। अगर आप देखें ये इसका केस है, ठीक है। इस खांचे में बेसिकली इसको रखा जाता है, इसको सॉकेट बोलते हैं, सीपीयू का सॉकेट, ठीक है। ये सॉकेट कहाँ होता है? ये मदरबोर्ड में होता है, अच्छी बात है। और जो कि ये हीट प्रोड्यूस करता है तो इसके लिए एक हीट सिंक की भी जरूरत पड़ती है। आप लोगों को पता होगा कि ये एक हीट सिंक की जरूरत पड़ती है, ठीक। इसको ठंडा करने के लिए इसका शेप कैसा होता है? स्क्वायर हो सकता है या रेक्टेंगल, कुछ भी हो सकता है। एक नॉच होता है, ठीक है। ये नॉच के बेसिस पे अपन डिसाइड करते हैं कि ये सीपीयू उल्टा रखा हुआ है या सीधा रखा हुआ है, ठीक है। तो उसको रखने के लिए इस्तेमाल होता है ये। आपको अगर देखना है तो आपको मैं बताता हूँ कि जो सबसे पहला प्रोसेसर आया था पूरे वर्ल्ड में वो था इंटेल कंपनी ने प्रोसेसर बनाया था जिसका नाम था इंटेल 4004। इसका नाम ये रखा गया था इंटेल 4004। इस प्रोसेसर के अंदर में आपको मैं बता देता हूँ लगभग 2300 ट्रांजिस्टर्स हुआ करते थे, ठीक है। 2300 ट्रांजिस्टर एक प्रोसेसर के अंदर में, और उस समय ये लगभग 60,000 ऑपरेशन को पर सेकंड परफॉर्म कर सकता था। 60,000 ऑपरेशंस को पर सेकंड परफॉर्म कर सकता था। और आज का जो प्रोसेसर आता है हमारे पास वो होता है लगभग इंटेल का पेंटियम प्रोसेसर, है ना। पेंटियम प्रोसेसर, और इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कितने ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं? तो इसमें 33 लाख ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, ठीक। और 33 लाख ट्रांजिस्टर से कितने इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो सकते हैं? तो 18.8 करोड़ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड परफॉर्म हो सकते हैं। तो ये है हमारा प्रोसेसर का स्पीड। ये प्रोसेसर आज पहले से आज तक में इतना इवॉल्व हो चुका है और ये पूरा कंप्यूटर को चलाता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे वर्जन्स आते हैं प्रोसेसर में, ठीक है। तो ये है ओवरऑल सीपीयू। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हीट सिंक वाला टॉपिक, ठीक है। हीट सिंक। तो बेसिकली देखिए हीट सिंक को अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो हीट सिंक कैसा होता है और क्यों होता है। आपको जैसा मालूम है कि ये वाला जो पोर्शन है ये पोर्शन क्या है? सीपीयू वाला पोर्शन, ठीक। सीपीयू में जो कि इतने ट्रांजिस्टर्स होते हैं, इतने ट्रांजिस्टर अगर काम करते रहेंगे तो उसमें हीट डिसिपेशन होगा ही होगा। आपको पता है ना, ट्रांजिस्टर अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ट्रांजिस्टर कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, फिर ऐसा दिखता है और ऐसा होता है। ये ट्रांजिस्टर का इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एमीटर, बेस और कलेक्टर। ऐसा ट्रांजिस्टर होता है जिसमें आपको ये पता होगा कि बेस का एरिया सबसे कम होता है, एमीटर का एरिया मीडियम होता है और कलेक्टर का एरिया सबसे ज्यादा होता है। कोई बता सकता है क्यों? सर अभी नहीं पढ़े हैं। अच्छा, बचपन में कभी पढ़े होगे या नहीं पढ़े होगे, चलो कोई नहीं, नहीं पढ़े होगे तो मैं बता देता हूँ। ये ट्रांजिस्टर है, इसका ऐसा शेप होता है। इसमें सबसे पहले होता क्या है कि देखिए कलेक्टर्स, एमिटर होता है ना, एमिटर एमिट करने में मदद करता है। मतलब यहाँ पे आप मान के चलिए एनपीएन ट्रांजिस्टर अगर मैं देख रहा हूँ तो ये एन में होता है मेजोरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इधर 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 ट्रांसमिट होते रहते हैं, इसको बोलते हैं एमिटर। तो ये मिडिल एरिया का होता है, कोई नहीं। बेस में पी टाइप का मटेरियल होता है। आप जानते हैं पी में होल्स ज्यादा होते हैं, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और होल यहाँ पे ज्यादा रहेगा तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन इससे रिकम्बाइन हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए इसका एरिया को छोटा बना दिया जाता है ताकि इसमें कम होल्स रहें। और एमिटर में मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से निकल के यहाँ आ रहे होंगे तो मान लीजिए 5 होल हैं, तो 5 होल 5 इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन हो जाए, कम से कम यहाँ 95 इलेक्ट्रॉन तो आए।
और फिर ये 95 इलेक्ट्रॉन कलेक्टर के माध्यम से यहां से निकल जाते हैं। लेकिन कलेक्टर में सबसे ज्यादा हीट डिसिपेशन होता है और इसीलिए कुछ एरिया को इसको एरिया बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि हीट डिसिपेशन को निकालने के लिए, हीट को बाहर निकालने के लिए हमको एरिया की ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसलिए कलेक्टर का एरिया को ज्यादा बनाया जाता है ताकि हीट डिसिपेशन हो सके। तो अगर ट्रांजिस्टर में, एक ट्रांजिस्टर की अगर मैं बात कर रहा हूं जहां पे हीट डिसिपेशन के लिए बेचारा कलेक्टर को इतना बड़ा बना दिया गया, तो सोचिए 33 लाख ट्रांजिस्टर का क्या होगा, मतलब इतना हीट डिसिपेशन होगा। तो इस हीट डिसिपेशन को बाहर निकालने के लिए हम लोगों को हीट सिंक की जरूरत पड़ती है। हीट सिंक दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, हीट सिंक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। एक्टिव हीट सिंक का मतलब ये होता है ऐसे हीट सिंक जो जिनको पावर की जरूरत पड़ती है, पावर की जरूरत पड़ती है और पावर के माध्यम से, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से वो हीट को सिंक कराते हैं। जैसे कि फैन, आप जो फैन लगाते हैं, अगर आप फैन यहाँ पे देखेंगे, ये फैन को कहां से इलेक्ट्रिक सप्लाई लगा, इसको ये पावर लिया और पावर लेने के बाद ये ठंडा कर रहा है। तो ऐसे जो हीट सिंक होते हैं उनको कहते हैं हम लोग एक्टिव हीट सिंक। दूसरा जो प्रकार का हीट सिंक होता है वो होता है पैसिव हीट सिंक। पैसिव हीट सिंक का मतलब होता है ऐसे हीट सिंक जिसमें कोई भी मैकेनिकल कंपोनेंट ना हो। मैकेनिकल कंपोनेंट मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे फैन है उसमें मैकेनिकल कंपोनेंट है, तो ऐसा कोई भी हीट सिंक जिसमें कोई भी मैकेनिकल कंपोनेंट ना हो उसको कहते हैं पैसिव हीट सिंक। कोई बता सकता है क्या ऐसा कौन सा पैसिव हीट सिंक यूज किया जाता है? सर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का फिल्म रेडिएटर यूज किया जाता है। अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं ये स्ट्रक्चर है एल्यूमिनियम का फिल्म रेडिएटर, ठीक है, जिससे हीट निकल निकल के बाहर जाता है। इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया जाता है क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा हीट को बाहर निकाल पाए। इसी में अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे एक पेस्ट लगा होता है। ये पेस्ट अगर आप देख पा रहे हैं, क्या ये भी पैसिव हीट सिंक है क्या? यस सर। हाँ, इसमें कोई मैकेनिकल Yes, sir. कंपोनेंट नहीं है, इसलिए ये भी एक पैसिव हीट सिंक है। ये एक पेस्ट है, आप यहाँ राइट हैंड साइड पे देख पा रहे होंगे ये पेस्ट ऐसा होता है जो कूलेंट की तरह इस्तेमाल होता है। जो क्या होता है, देखिए एक सरफेस है, मान लीजिए ये जो सीपीयू का ऊपर का सरफेस है और इसके ऊपर में रेडिएटर लगा हुआ है ना, ये देखो ऊपर में रेडिएटर लगा है। तो अगर इन दोनों के बीच में अगर एयर गैप होगा, मतलब ये सीपीयू और ये रेडिएटर दोनों के बीच में अगर थोड़ा भी एयर गैप हुआ चिपकाने में, तो आप जानते हैं ना एयर से हीट निकल जाता है बाहर, इधर उधर फैलता है। ऑब्वियसली अगर आप कोई गंजी लेंगे, पानी गर्म करेंगे, उसमें जब हीट धुआं निकलेगा तो किसी भी दिशा में जाएगा, डाइवर्ज होगा, है ना। तो ऐसा ना हो करके, और जो आपका वो अंदर का गर्मी है वो हीट सिर्फ और सिर्फ इस रेडिएटर के माध्यम से बाहर निकले करके एक ऐसा पेस्ट डाला जाता है जो बिल्कुल थर्मल कंडक्टिव हो, मतलब उसमें कंडक्टिविटी हो, उसमें जब हीट जाए तो उसी के माध्यम से जो चिपका है उस उतने ही माध्यम से वो निकले। तो ऐसा पेस्ट यहाँ पे बनाया जाता है जो थर्मल कंडक्टिव हो। इस पेस्ट को बेसिकली आम भाषा में सिलिकॉन कहा जाता है, सिलिकॉन का जेल होता है। आपको मैं इसका एक वो दिखाता हूँ, अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट होगा तो आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए ये विकिपीडिया में सिलिकॉन लिखेंगे तो सिलिकॉन आएगा, इसका केमिकल फॉर्मूला भी है। ऐश्वर्य जरा देखना इसको, ये केमिकल फॉर्मूला सिलिऑक्सेन नाम से है, R2SiO R2, ये सब केमिस्ट्री है, मैं भूल भी गया हूँ जो केमिस्ट्री है, लेकिन ये कहाँ कहाँ यूज होता है देखिए। बेसिकली ये आपका थर्मल और थर्मल पेस्ट इसको कहते हैं। बेसिकली आप यहाँ ऊपर में थर्मल पेस्ट भी कह सकते हैं, लिखे हैं। लेकिन एक सेकेंड, सिलिकॉन के मामले में अगर चलिए यहाँ पे मैं गूगल में लिखता हूँ सीपीयू में थर्मल जो पेस्ट होता है, थर्मल पेस्ट वो कौन सा होता है, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये
आपको ये पेस्ट आप खरीद भी सकते हैं। ये पेस्ट 132 रुपए में मिल जाएगा। थर्मल सिलिकॉन कंडक्टिव ग्रीस, ये ग्रीस पेस्ट है। ऐसे आते हैं और इसको लगाने से फायदा ये होता है कि ये बिल्कुल उसको कूल रखने में मदद करते हैं। कूल रखने में मतलब ये है कि बेसिकली जो भी हीट निकला है उसको चुपचाप अपने कंडक्टिव माध्यम से रेडिएटर तक पहुंचाते हैं और फिर रेडिएटर से वो हीट निकलता है और फैन की मदद से फिर वो बाहर चला जाता है। तो मतलब ठंडा रखता है। तो ये आपका हीट सिंक वाला कॉन्सेप्ट है। ये क्लियर है सबको? नेक्स्ट जो स्लॉट हम सर लोग, एक क्वेश्चन है। तो अब नेक्स्ट कंपोनेंट हम लोग जो देखने वाले हैं हार्डवेयर में, वो कंप्यूटर हार्डवेयर जो मदरबोर्ड में आप लोगों ने देखा होगा, वो ये है पीसीआई। आप लोगों को कल अगर मैं दिखाया होगा तो पीसीआई क्या होता है? पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, है ना। पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट ऐसा लगा हुआ था, इसमें आप कुछ भी लगा सकते हो। जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी पेरिफेरल को, पेरिफेरल मतलब बाहर से कोई भी चीज को आप कनेक्ट करना है, कंपोनेंट को इंटरकनेक्ट करना है, तो आप यहाँ पीसीआई में आप इसको इंसर्ट कर सकते हो। ये बेसिकली इसको कंप्यूटर बस भी कहा जाता है। बेसिकली ये देखिए बस की तरह है, बिट्स के लिए होल दिए हुए हैं, उसको आप उसमें इंसर्ट करिए कोई कार्ड को और आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे इसमें 32 बिट के भी आते हैं और 64 बिट का भी आता है। अलग अलग कंप्यूटर बस मतलब यहाँ हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बिल्कुल पीएनपी की तरह काम करते हैं। पीएनपी का मतलब होता है प्लग एंड प्ले। इसको आगे एक टॉपिक है तो मैं बताऊंगा प्लग एंड प्ले। तो प्लग एंड प्ले का मतलब ये है कि बस प्लग करो और प्ले करो। तो यहाँ पे आपको कोई भी चीज की जरूरत है, जैसे मॉडेम को आपको लगाना है, आपको साउंड कार्ड को लगाना है, नेटवर्क कार्ड को लगाना है, वीडियो कार्ड को लगाना है, तो आप इसको वहां पे डाल दीजिए और यूज करिए। तो ये बिल्कुल वैसा टाइप का पीसीआई होता है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे। ओके, इसके बाद देखिए बेसिकली इसी में ना पहले क्या होता था, अगर आप यहाँ पे देखें पीसीआई आने से पहले आप यहाँ राइट हैंड साइड पे ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं आईएसए। ठीक, कोई अगर आपको पूछता है आईएसए क्या है तो आपको याद रखना चाहिए ये है आपका इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। तो पहले के जमाने में, थोड़ा पहले में ये आता था आईएसए, आपके कंप्यूटर्स में हुआ करते थे। ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर है, इसी को थोड़ा सा एडवांस वर्जन में बनाया गया और कम यूज किया गया, जिसका नाम है पीसीआई। इसी को और अभी छोटा बना दिया गया जिसको बोलते हैं पीसीआई एक्सप्रेस, जो आप लोग कल देख पा रहे होंगे पीसीआई एक्सप्रेस। तो ऐसे ये धीरे धीरे इवॉल्व होके आते गए। इसी में एक और स्लॉट भी दिया रहता है जो होता है एजीपी के नाम से, जिसका नाम है एजीपी। इसको बोलते हैं एक्सिलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। मतलब कभी भी हम लोगों को अगर कोई ग्राफिक्स, जैसे आप लोग समझते हैं ना ग्राफिक्स कार्ड डलता है वगैरह, तो ये जो ग्राफिक्स पोर्ट के लिए एक स्लॉट बनाया जाता है जिसको बोलते हैं एजीपी स्लॉट, एक्सिलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। होता क्या है कि देखिए बेसिकली ये बेसिकली वीडियो कार्ड्स के लिए तो इस्तेमाल होता है, लेकिन आप कभी भी गेम खेलते हैं, कभी जो गेमिंग पर्पस के लिए यूज होता है, या फिर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं जहां ग्राफिक्स बहुत ज्यादा है। ग्राफिक्स मतलब समझ रहे हैं ना, 3D ग्राफिक्स, जो 3D टेक्सचर होता है। आप गेम वेम तो खेलते होंगे ना, पबजी वगैरह कभी सुने होंगे। आप लोग इतने सीधे साधे हो कि सुने ही बस होंगे, खेलते तो होंगे नहीं आप लोग कभी। हाँ 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 ठीक है, देखे थे। हाँ, फ्री फायर भी ऐसा कुछ होता है। तो ये सब जो गेम्स होते हैं इसमें बहुत ज्यादा ग्राफिक्स की जरूरत पड़ती है। पूरा 3D ग्राफिक्स में सब चीजें चलती रहती हैं। तो आप ये सोचो कि इतने बड़ा जो ग्राफिक्स है, इतना बेसिकली हो क्या रहा है, वीडियो का ट्रांसमिशन हो रहा है ना, लेकिन उस वीडियो में भयंकर सारा ग्राफिक्स डला हुआ है, मतलब इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। अब इतना इंफॉर्मेशन तुरंत तुरंत में, गेमिंग में हम लोगों को लेट नहीं होना है, हम लोगों को तुरंत तुरंत काम करना है। तो हाई ग्राफिक्स इधर से उधर ट्रांसमिट, इधर से उधर ट्रांसमिट होता रहता है। तो हम लोगों को ऐसा पोर्ट चाहिए जो आप जानते हैं ना कि देखिए आप रैम में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ही स्टोर होता है ना। और रैम क्या करता है, सीपीयू को जब काम करने के लिए चाहिए तो पहले रैम जाता है, रैम में नहीं रहता तो रैम वाले क्या करते हैं, मेन मेमोरी में जाते हैं, हार्ड डिस्क मेन मेमोरी में जाते हैं और वहां से डेटा फेच करके लाते हैं। इतना अगर टाइम लगता रहा तो बहुत टाइम हो जाएगा।
तो क्या किया जाता है कि AGP स्लॉट को ऐसा बनाया जाता है कि जो आपका इसका जो डेटा है ना, जब ये जो ग्राफिक्स आप इधर उधर भेज रहे हैं, ये तुरंत ये ग्राफिक्स का जो इंफॉर्मेशन है ये तुरंत हार्ड डिस्क में चला जाता है। मतलब एक आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये रैम को बीच में काट दिया और डायरेक्ट एक स्लॉट बना दिया कि डायरेक्ट हार्ड डिस्क से डेटा लिया जाए। तो कभी भी अगर आपका प्रोसेसर को डायरेक्ट मेन मेमोरी के साथ कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, या इसको बोलते हैं DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ठीक है। तो इस टाइप के एक्सेस को DMA कहते हैं, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ये AGP स्लॉट में मिलता है। क्यों? क्योंकि हमको ग्राफिक्स को बहुत तेजी से अपन को ट्रांसमिट करना होता है और इतना सारा जो इंफॉर्मेशन है ये हार्ड डिस्क में स्टोर रहता है, तो हार्ड डिस्क में तुरंत तुरंत डेटा लेके आते हैं और अपन यूज करते रहते हैं। तो इसलिए इसका नाम है पड़ा एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट, ठीक है। तो ये AGP का मेन काम है। इसका मेन डेडिकेटेड ये ऐसा पोर्ट है जो सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक्स के लिए यूज किया जाता है, ताकि सिस्टम मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस किया जा सके, इसलिए इसको डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस भी कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत मतलब इसका जो चैनल का विड्थ देखेंगे तो 32 बिट का भी होता है और भी आगे 64 बिट में भी होते हैं। और इसका जो डेटा रेट है, इस पोर्ट से जो डेटा ट्रांसमिट होता है उसका रेट अगर आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये AGP स्लॉट से जो डेटा जिस रेट से ट्रांसफर होता है वो होता है लगभग 133 MBPS। और हायर वर्जन पे जाना है, ग्राफिक्स कार्ड और आपको चाहिए तो आप 533 MBPS में भी आप कर सकते हैं, और हायर वर्जन पे है तो 1.7 GBPS भी है, और इससे ज्यादा भी होंगे। तो इस रेट से अगर हम लोगों को डेटा ट्रांसमिट करना है, मतलब ट्रांसमिट इन द सेंस कि ग्राफिक्स को यूज करना है, तो आपको मेन मेमोरी से डायरेक्ट कांटेक्ट चाहिए, आपको बीच का नहीं चाहिए, तो इसलिए AGP स्लॉट्स की जरूरत पड़ती है। अब हम लोग आखिरी के कुछ स्लॉट्स बचे हुए हैं उसको देखते हैं। एक जो आप यहाँ पे दिख रहे हो ये क्या है, कोई बता सकता है? CMOS। हाँ एग्जैक्टली, हाँ ठीक है, तो ये है हमारा, हाँ बिल्कुल सही सही बोल रहे हो, सब सही बोल रहे हो। इसको कहते हैं हम लोग CMOS, जिसका फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, CMOS, ठीक। इसी को आम भाषा में CMOS भी कहते हैं, या आम भाषा में RTC भी कहते हैं, रियल टाइम क्लॉक, ठीक है। तो रियल टाइम क्लॉक अगर कोई बोलता है तो उसको भी आपको CMOS ही समझना चाहिए, दैट इज कॉल्ड। या आपको अगर मैं फर्स्ट यूनिट में पढ़ाया था तो आपको एक वर्ड पढ़ाया था NVRAM, जब रैम पढ़ाया था तो आपको ये बताया था, इसको बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल रैम। आपको ये पता है कि जो रैम होता है वो कैसा होता है? वॉलेटाइल इन नेचर होता है, मतलब पावर सप्लाई है तब तक वो स्टोर करेगा, पावर सप्लाई गायब तो वो गायब हो जाता है, दैट इज कॉल्ड रैम। लेकिन अगर कोई ऐसा चीज है जो नॉन वॉलेटाइल है, मतलब पावर सप्लाई गया उसके बाद भी कुछ चीजों को स्टोर करके रखता है, तो वो नॉन वॉलेटाइल कहलाता है। तो ऐसा रैम जो नॉन वॉलेटाइल इन नेचर हो उसको बोलते हैं NVRAM। तो ये जो CMOS है इसको आम भाषा में रियल टाइम क्लॉक भी कहा जाता है और NVRAM भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो मैं आपको बताता हूं कि देखिए, ये जो CMOS है ये कुछ इंफॉर्मेशन को अपने पास स्टोर करके रखता है, इसीलिए इसको नॉन वॉलेटाइल कहते हैं। मतलब अगर आपका पूरा कंप्यूटर बंद भी है विदाउट पावर सप्लाई, फिर भी कुछ इंफॉर्मेशन इसके पास स्टोर रहती है। कैसे कैसे इंफॉर्मेशन? जैसे सिस्टम के आप टाइम की बात कर लीजिए, आप डेट की बात कर लीजिए, या फिर कुछ सेटिंग्स, आपके जो कुछ सेटिंग्स हैं उस सेटिंग्स को स्टोर करके ये रखते हैं। जैसे हार्डवेयर में अपन कुछ सेटिंग है वो हार्डवेयर सेटिंग को स्टोर करके रखते हैं, इसलिए इसको नॉन वॉलेटाइल रैम भी कहा जाता है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं? ये क्लॉक सिग्नल प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। ये क्लॉक सिग्नल ऐसा प्रोवाइड करता रहता है विद नैनो सेकेंड्स में, मतलब तुरंत 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 करता है। और इसी के आदेश अनुसार, आदेश नहीं बोल सकते, इसके क्लॉक को देखते हुए बाकी लोग सब काम करते हैं। तो ये आपका क्लॉक होता है, ठीक।